लेकिन जो इंसान देश के लिए, देश के लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है, आप राघव चड्ढा जी को ले लीजिए। जी जी। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लोगों के लिए है, वो लोगों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं। सारी हाई राइज सोसाइटी में, दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, सबके घर में आरओ लगा हुआ है। एक गिलास निकालने के लिए आप 4 गिलास पानी वेस्ट कर रहे होते हो। बिल्कुल। ये आपका ग्राउंड और वाटर जो है वो जिस तरीके से खत्म कर रहे हो, हमारी जनरेशन को पीने का पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। आप पानी वेस्ट मत करिए। आप राजस्थान और ऐसी जगहों पर जाइए जहां पर जो महिलाएं हैं इतनी दूर दूर से पानी लेके आती हैं और अपने घर के लिए पानी इकट्ठा करती हैं। एक बाल्टी पानी के लिए नहाया हुआ पानी भी वो स्टोर करते हैं और उसको रीयूज करके छान के फिर वो सारी। तो हम तो चाहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में जरूर आए, क्योंकि सेल्फलेस लोगों की जरूरत है देश को। देश आगे तभी बढ़ेगा जब लोग एम्पावर होंगे, और जो आप काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो बड़े लेवल पर तभी हो पाएगा जब आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, डिसीजन मेकिंग आपके पास हो, पावर आपके पास हो। नो डाउट पॉलिटिक्स आपको पावर देती है, अगर वो सही तरीके से यूज की जाए, लोगों के लिए यूज की जाए, तो उसका बेनिफिट देश को ही मिले। एक तरफ हाई पेइंग आईटी करियर, दूसरी तरफ सोसाइटी के लिए ग्राउंड पर संघर्ष। अगर आपको चॉइस मिले, कंफर्ट या कंट्रीब्यूशन, आप क्या चूज करेंगे? हम सब चाहते हैं लोगों के लिए काम करना, अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करना, भूखों को खाना खिलाना और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना। लेकिन जब बात आती है ग्राउंड पर कुछ काम करने की, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन समाज सेवा कंफर्ट जोन से नहीं होती। इसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जो हम सबके लिए एक मोटिवेशन है। उनके लिए भी ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर, दूसरी तरफ सोशल मिशन। इन्होंने आईटी बैकग्राउंड से आकर समाज के लिए काम करना शुरू किया और सैकड़ों बच्चों और परिवारों की जिंदगी को बहुत ही बेहतर बनाया। स्वागत करते हैं सोशल एक्टिविस्ट, कम्युनिटी लीडर, गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्षा एंड फाउंडर ऑफ इथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, रश्मि पांडे जी का। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज अपने इस मंच पर बुलाया है। और जैसे आपने बोला कि समाज सेवा और आपका जो आईटी प्रोफेशन है या आपका जो करियर है, आई एम श्योर हम में से हर किसी के अपने एम्बिशंस होते होंगे कि मैं अपने करियर के पीक पर पहुंचूंगा और मेरा एक मुकाम एस्पिरेशंस हैं हमें लाइफ में क्या करना है और मेरा ये मुकाम हासिल होगा। तो हम सभी के अपने अपने एम्बिशंस और एस्पिरेशंस होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। तो हाँ, मेरे भी हैं, एम्बिशंस भी हैं, एस्पिरेशंस भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक भेड़ चाल में चल रहे हैं कि हमें अपना परिवार चलाना है, हमें अपनी अपनी अपने आसपास हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करनी है। बट जब मैं मेरा जो देखने का लेंस है ना वो डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि मैं जो कर रही हूँ, क्या जो मेरे साथ का जो इंसान है, क्या उसको भी वो चीज़ें मिल रही हैं? बेसिक चीज़ें, एजुकेशन, हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है या जो मेरी मेड है उसका बच्चा पढ़ रहा है? आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू माय हाउसमेट्स। बच्चा तुम्हारा स्कूल गया, उसके पास सामान है? नहीं दीदी, आज गई नहीं स्कूल। क्यों नहीं गई स्कूल? अरे दीदी, हम कहाँ पढ़ा पाते हैं बच्चों को। मतलब इस तरीके के मेरे से कन्वर्सेशन कैंडिड होते रहते हैं। अरे उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका तो जन्म तिथि ऐसी लिखी हुई है, हमारे यहाँ तो डेट ही नहीं होती। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे यहाँ डेट ही नहीं होती और आधार कार्ड नहीं बनवाते तुम लोग? खैर, ये ऐसे डिस्कशन तो मतलब अनगिनत है जो मेड्स के साथ होते हैं। और सिर्फ अपनी मेड नहीं, सोसाइटी या आसपास के जितने भी मेड्स हैं उनसे या कोई भी मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली बात जरूर करती हूँ और उनके बच्चों के एडमिशन्स भी करवाती हूँ। मैंने कहा देखो भाई, आपने बच्चे को आप क्या भविष्य दोगे? आज बच्चा नहीं पढ़ेगा, कल को यही बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे जाएंगे। बिल्कुल। और जो हमारा समाज में एक अच्छे भविष्य का निर्माण चाहते हैं ना, कि हमारे बच्चा बड़े होकर के एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा और देश के
सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करेगा, वो भी तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल। अगर हम सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? ये कहावत है ना कि क्या डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनेगा, Yes. क्या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, क्या गरीब को हक नहीं है? बिल्कुल, दिस इज ये तो हमारे कहते हैं ना रूट्स में है। मतलब डॉक्टर अगर किसी के पेरेंट्स होंगे तो डेफिनेटली दे विल थिंक Try कि कि उनका मेरा बच्चा बच्चा भी डॉक्टर डॉक्टर ही बने, बिल्कुल। मेरी परंपरा को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो पेरेंट्स का तो एक प्रेशर बच्चों पे रहता ही है। तो वो कहते हैं ना, जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है कि अगर बॉलीवुड का कोई अगर कोई स्टार किड है तो स्टार उनको है तो एंट्री वो बहुत भी इजीली मिल वही जाती है। बनेगा। बहुत ही रेयर आपने देखा होगा कि किसी और फील्ड में जाए। Exactly, ज्यादातर हाँ। लोग अपनी वही पाथ चूज कर लेते हैं जो पेरेंट ने बनाया होता है। तो यही हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, मजदूर का बेटा क्या बनेगा, मेड का बेटा क्या बच्चा क्या वो क्या सिर्फ बनेगा? मजदूरी करेगा? हाँ, वही। काफी काफी लोग ये बोलते हैं और हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि अपने लिए सब जीते हैं। हम्म, लाइफ में जब एक समय ऐसा आता है जब आपने अपने परिवार के लिए काफी कुछ कर लिया, सेटल कर दिया, आपने इतना पैसा कमा लिया, सक्सेस हो गए कि आपके परिवार को आप रन कर सकते हो। सिर्फ परिवार के साथ, परिवार के लिए ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लिए भी है। जो आपके सराउंडिंग है, जो आपके लोग हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने लिए सब जीते बिल्कुल, सब अपने और लिए जीते। औरों के लिए जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना चाहिए क्योंकि हम सब सेटल्ड हैं, सब वेल सेटल्ड हैं अपने अपने करियर्स में, अपने प्रोफेशन में। और वैसे भी जो नीडी लोग हैं उनके लिए करेगा कौन? सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन सरकारें ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, ग्राउंड लेवल पर तो लोग ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। बात आती है डोनेशन की या हेल्प करने की, तो अक्सर लोग चूज करते हैं कि ठीक है, मैंने 500,000 रुपए डोनेट कर दिए, चीजें हो जाएंगी। बट आई थिंक वो इनफ नहीं है। पैसा देना बहुत इजी है, राइट, मैं कंफर्ट जोन की बात कर मीडियम टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। एग्जैक्टली, आई मीन गिविंग मनी इज वेरी सिंपल। Right. आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बट जब बात आती है ग्राउंड पर आने की, कंफर्ट जोन छोड़ने की, आपका एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर है, राइट? आप बताना चाहेंगे आपका ये शिफ्ट कैसे हुआ अचानक से? क्योंकि एक कॉर्पोरेट करियर से लेके इतना ज्यादा एक्टिविज्म और इतना ग्राउंड पे आप काम करते हैं, उसके लिए समय भी लगता होगा, नो डाउट। और कहीं ना कहीं फैमिली भी है, आप मदर भी हैं, एक हाउस वाइफ भी हैं, एक घर को भी देखना है, बच्चों को देखना है, समाज को देखना है, फिर लोगों के लिए काम करना, वो भी इतने ज्यादा लेवल तक जाके। वो कैसे कर पाते हैं और उसके पीछे क्या एक मोटिवेशन रहा आपका, कैसे शिफ्ट हुआ? देखिए, शिफ्ट तो कुछ चीजें होती है ना, बचपन से होती है। अब इसमें मैं बोल सकती हूँ शायद नेपोटिज्म का शिकार हो गई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो थे वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे। तो उनके बच्चे कई बार स्टूडेंट्स मतलब क्या करते थे ना, रात के टाइम रिक्शा चलाते हुए उन्हें कई बार दिखे। तो पापा कभी स्टेशन से उतरे, रिक्शे पे बैठे, जैसे ही अपने घर के पास ड्रॉप किया तो पैसे लेने की जगह पैर छू रहे हैं। तुम पैर क्यों छू रहे हो? अरे सर, मैं सुबह आपके क्लास में ही तो पढ़ता हूँ। तो पापा ने कहा कि तो तुम ये रात, तुम्हारे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, तुम यहाँ रात में रिक्शा चला रहे हो। हाँ। पापा ट्रैवल करके रात में आ रहे थे। तो फिर पापा को बड़ा बुरा लगा। पापा ने उसका नोट वोट किया, नाम उस जमाने में, और फिर सुबह उसकी मतलब फीस वगैरह खुद भर के आ गए। तो ऐसे मतलब फिर घर परिवार से आपने सीखा, परिवार से मतलब वो करते चले गए और हम सीखते चले गए। तो वो सीखते सीखते ऐसा हुआ। तो घर में भी कई बार ऐसा हुआ कि जो घर में मेड्स वगैरह थे, उनके बच्चे वगैरह को भी हमने देखा वो सफर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे, हमारे घर में ऐसा नहीं था कि वो मेड का बच्चा तो आप नहीं खेलोगे, तो हम खेलते थे। उसकी मतलब मदर अपने बच्चे को लेके आती थी तो हम उसके साथ भी मैं खेलती थी। पर चांस की बात है, उसके पेरेंट्स को टीबी वगैरह हुआ तो वो दोनों एक्सपायर हो गए। फिर वो बच्चा जो है अपने चाचा चाची के पास शिफ्ट हुआ, तो उन्होंने उसको मतलब इसी प्रोफेशन में ढकेल दिया जबरदस्ती। और फिर मतलब पेरेंट्स मेड वाला जो काम, मेड वाला काम था। तो ये चीजें आई ऐसे। ये तो फिर वो मतलब एक बेस जो होते हैं ना, बनता चला गया। फिर स्कूल कॉलेज टाइम पे भी मैं बहुत अनाथ आश्रम और एनजीओज और क्या बोलते हैं एनसीसी में मैंने सी सर्टिफिकेट किया, एनएसएस किया है। तो वो सारी चीजें हैं ना कि जो आप सोशली आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते चले गए, तो वो एक मतलब अंदर से अब लगा कि हाँ, बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हो। जब मैंने कॉलेज के टाइम पर भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीसी कर रही थी, मैं कथक प्रभाकर कर रही थी, मैं एनएसएस के कैंप्स में। कथक प्रभाकर, हाँ, डांस भी करते हैं? हाँ, मैंने
किया था, लेकिन हाँ मुझे उसमें अच्छा लगा, मुझे मल्टीपल चीजें सीखनी अच्छी लगती हैं। मैंने एनसीसी के टाइम थल सेना कैंप में मेरा मतलब मैंने शूटिंग रेंज भी की है और मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला है अपने कॉलेज टाइम पे शूटिंग में। एनसीसी में मुझे ध्यान है, हम जब कॉलेज में थे तो .22 राइफल आती या थी उस समय। .22 राइफल होती थी, हाँ वो बिल्कुल शोल्डर जो है ना, वो डर काफी होने हैवी राइफल, और वो जो छर्रा होता था हाँ उसका, हाँ हाँ हमने काफी उसके, इनफैक्ट हम एनसीसी जो मोटिवेशन पॉइंट होता है, हम एनसीसी में जाते थे पैटीज के लिए। उस समय आलू पैटी और टेट्रा पैक जूस जो हाँ हाँ जूस हो हाँ, जाता है वो मिलता उसे था। वो पैटीज मिलते थे, तभी से हाँ, पैटीज हमारी लगता है मतलब चढ़ गई कि हाँ पैटीज अच्छी लगती है खाने में। तो एग्जैक्टली। मतलब हमारा उस समय ये थल सेना का कैंप चल रहा था, तो मैंने अपना पार्टिसिपेशन लिया कि हाँ मुझे भी करना है। तो हमारी 3 महीने की .22 राइफल की ट्रेनिंग हुई रेंज पर, ओके। और उसमें से यूपी में से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये नेशनल मतलब लेवल पर हमारे थल सेना बहुत कैंप बढ़िया। के थे, उसमें हमारा मतलब आए। तो डिफेंस में फिर आप नहीं गए? डिफेंस में किया था, बट कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे, ओके। तो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं किया। बट हाँ मेरा मतलब मुझे बहुत मतलब अपने देश से बहुत प्रेम है। तो इस वो प्रेम कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर मैं अपना दिखाती हूँ बच्चों के माध्यम से। जैसे बच्चों को एडुकेट करना है, उनको सही रास्ते में लेके आना आना जाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं निमित जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है ये स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। एंड मैंने पकड़ा है उन बच्चों को, हमारे ही ग्रुप्स के बच्चे थे, तो वो तो मैम को मतलब खबरी टाइप के बन गए मेरे बच्चे बड़े, है ना मैम ये वाला बच्चा जो क्लास में आता है नहीं आ रहा है मैम, बहुत दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहा है ये मैम, मैं आपको वीडियो भेजूं, मेरा नाम मत लीजिएगा। मेरे अच्छा ठीक है नहीं लेंगे। तो उसकी वीडियोस वगैरह आई, फिर उसको मैंने समझाया, काउंसलिंग की, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की। तो कि भाई स्कूल है तो स्कूल भेजो, बच्चा स्किप कर रहा है तो दैट मीन्स चाहे वो लड़का हो वो लड़की है, वो किसी गलत चीज का शिकार हो रहा है उसको डायरेक्टली बताने वाला भी तो इनडायरेक्टली। कोई नहीं है ना। बताने वाला को, क्योंकि पेरेंट्स हमारे को काम पेरेंट्स चले, हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कोई है जो देख रहा है, जो कोई देख रहा डांटेगा है, हमें कि ऑब्जर्व हम कर गलत रहा कर है। रहे हैं, बट अब उन्हें कौन बताने उन्हें वाला बताएं, पेरेंट्स भी घर पे नहीं है ना, दोनों ही माँ बाप तो मजदूरी पे गए हैं, है। बिल्कुल। और बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है, तो वो घर बैठ के अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ, तो ऐसे ही जैसे ये बच्चियों के साथ भी गलत काम हो जाते हैं, लड़कों के साथ भी गलत काम हो जाते हैं बच्चों में। तो ये हमारा बहुत जरूरी है कि हम एक शिक्षा के तौर पर अगर हम सामने बच्चों को एक साथ लेके आए, तो वहां पर वो गलत काम होने के चांसेस कम रहेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। देश प्रेम खाली देश से प्यार करना नहीं है, देशवासियों से भी प्यार करना है। बिल्कुल। जब हम एक ऐसा समाज बना पाए जहाँ पे सभी सक्षम हो, सभी एजुकेटेड हो, बेसिक्स सभी के पूरे हो, तभी हम सपना देख सकते हैं कि जैसे मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक विकसित भारत 2047 का एक मिशन दिया है, राइट, कि जी जी 2047 तक इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड तो वो तभी होगा जब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, या बाकी जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, बट जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, समझदार लिटरेसी नहीं होंगे। लेवल, जैसे केरला है वो लिटरेसी लेवल में टॉप पे चल रहा है इंडिया में। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी स्टेट्स जो हैं, झारखंड वगैरह, वो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। पॉवर्टी लाइन, ज्यादा से ज्यादा लेबर जो है इन्हीं स्टेट से हाँ आती है, एग्जैक्टली। और वो स्टेट्स माइग्रेटिंग लेबर होते हैं, उनका अपना घर होते हुए भी वो अपने जीविका के लिए वहां से बाहर निकलते हैं। अब अपने परिवार को लेके निकल रहे हैं, अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, सबको लेके इतने बड़े शहर में रह रहे हैं। खर्चे ऑब्वियसली गाँव के खर्चे और शहर के खर्चों में डिफरेंस होता है। कई बार मुझे खुद लगता है कि हम हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, गार्ड्स की सैलरी 10,000 15,000 होगी, और आज एक मेट्रो सिटीज में आप कितना भी बैकवर्ड जगह पे आप अपना रूम लेके रहते हो, तो 5-6 हजार में बहुत नॉर्मल है। राइट। वो क्या बचा पाएंगे, क्या अपने घर भेजेंगे? कुछ नहीं बचता है बेसिकली। हम तो मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट सर्कल ही वैसा है, क्योंकि मुझे इनसे बात करना, इनकी सुनना मुझे अच्छा लगता है, तो वो अपने मन की बातें मुझे बताते रहते हैं। कई बार तो इन लोगों को आईफोन वगैरह भी रोड्स वगैरह पे मिले तो वो मुझे कॉल करते हैं कि मैम पुलिस से हमें डर लगता है, आप ये फोन मेरा जो है आप ये फोन मुझे मिला है, तो अब कहीं पुलिस ये ना बोल दे कि हम इन्हें चोरी किया है। बिल्कुल। तो एक माइंडसेट वैसा ही है कि अगर गरीब है तो वो क्रिमिनल ही होगा, क्रिमिनल ही होगा। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। एक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। आप बता रहे हैं कि लोग आपके पास आते हैं, आपकी जॉब भी है, आप कैसे मैनेज करते हो? क्या आपके साथ और भी लोग हैं जो आपकी टीम में है? इथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर हम बात करें, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, क्या आपकी टीम है? हमारी जो EMCT है, इथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इस ट्रस्ट में हमारे पास हमने वुमेन ओरिएंटेड एक टीम बनाई है,
जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स हैं। ऑब्वियसली मेल्स आर ऑलवेज देयर बिकॉज वी आर नॉट जेंडर बायस्ड। तो क्योंकि कहते हैं कि अगर एक मेल सक्सेस होता है तो एक फीमेल साथ में होती है, लेकिन हाँ यस, अगर एक फीमेल समाज में बढ़ के कुछ कर रही हो तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे परिवार के पुरुषों का होता है, और जो हमारे आसपास के सराउंडिंग के मेल्स होते हैं जो कहते हैं नहीं आप आगे बढ़ो, हम हैं आपके साथ में। तो हमारे पास हमेशा बैकबोन है। तो फीमेल सभी घर से बाहर निकलती हैं जब उनको सपोर्ट मिलता है। तो डेफिनेटली हमारे पास मेल्स और फीमेल्स दोनों ही हैं, एंड वो अपना समय निकाल के, फैमिली टाइम निकाल के, और वो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। ओके। तो ऐसे करके हमारा कभी कोई आ जाता है, कभी कोई गौर सिटी से है, कोई हमारी सोसाइटी ग्रीन अर्थ सोसाइटी से भी है, और डिफरेंट सोसाइटी से हैं जो लोग वॉलेंटरी अपना टाइम देना चाहते हैं, वो हमारे साथ हमेशा जुड़े। और मैं आगे भी कहना चाहूँगी अगर किसी को साथ में जोड़ना है तो वो हमारे साथ आए और जुड़े, इस मुहिम में जुड़े, क्योंकि एक अकेला कहते हैं ना कि वो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो डेफिनेटली बहुत सारे चने चाहिए होंगे हमें। तो ऐसे ही करते हैं। बाकी रही बात प्रोफेशन की, तो चूंकि अब आईटी का प्रोफेशन है और आप देख रहे हो आज के मार्केट में एआई ने पूरा कैप्चर कर लिया है, तो यस हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना है। आई कीप रीडिंग थिंग्स, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उसके लिए भी समय देना है, उसके लिए भी टेक्निकली अपने आप को साउंड रखना है। तो लेकिन हाँ, मैनेजमेंट टाइम इज 24 आवर्स, बट यू नीड टू डिसाइड कि आपको अपना टाइम कैसे, एक टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गया तो आप दुनिया में आप 100 काम एक दिन में कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा जैसे शिफ्ट का टाइम है, जैसे 12 साढ़े 12 बजे स्टार्ट होता है और मैं 10 बजे तक यूजुअली मतलब ऑफिस के काम में अलाइन रहती हूँ। तो उसी जो मॉर्निंग का टाइम हुआ तो स्कूल में थोड़ा सा डेडिकेट कर दिया, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ तो फिर किसी की क्वेरीज आई या कॉल आया तो अटेंड कर लिया। तो ऐसे करके सैटरडे संडे फुल्ली मतलब मेरा रहता है कि मेरा डेडिकेशन रहता है कि बच्चों की इन वीक्स में जो लिस्ट बनी है उन पर हम काम कर लें। तो बच्चों, आपका जो एनजीओ है सिर्फ बच्चों के लिए काम करता है या फिर सपोज आपके पास के अडल्ट्स या उनके पेरेंट्स और लोग भी आते हैं, उनके लिए भी आप खड़े हैं एनजीओ? नहीं, हमारा एनजीओ सभी के लिए खड़ा है। जो भी इस संसार में जिसको अगर कुछ परेशानी है या अंडर प्रिविलेज्ड है। इनफैक्ट मतलब मेरे पास जो मेडिकल चीज़ों की मैं बात करूं तो जो गरीब होता है उसके लिए अपने 2 वक्त की रोटी ही मुझे लगता है कि जुगाड़ करना बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी आए जिनके पेरेंट्स को कैंसर था, किसी को मतलब आईज में उन्होंने शायद ग्रहण के टाइम पे सनलाइट डायरेक्ट देख लिया, क्योंकि मजदूरी कर रहे नहीं ध्यान रहा तो दोनों आंखें खराब हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की हमारे पास आते रहते थे क्वेरीज, और हम उनके जो है हमने सर्जरीज कराई, कैंसर का ट्रीटमेंट कराया। माउथ अल्सर्स इतने हो चुके थे कि वो से पूरे माउथ का अल्सर पूरे गले तक पूरा डैमेज हो गया, डेंट पूरा पड़ गया। तो मतलब ऐसी हेल्थ इश्यूज को भी लेकर के हम एड्रेस करते हैं, एंड डेफिनेटली वी रेज फंड्स फॉर दैट। मतलब रेज फंड्स मतलब अपने ही वॉलेंटियर में, ऐसे कोई हमारे पास बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, डोनर बैंक नहीं है। तो कैसे आप फंड रेज कैसे करते हैं? मतलब वॉलंटियर्स ही? हाँ, हमारे आपस में वॉलंटियर्स ही हैं हमारे पास। जो ग्रुप में हमारे वॉलंटियर्स हैं हम उन्हीं से मतलब आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर लोग अपना थोड़ा थोड़ा जैसे करके जितना जिसकी मतलब कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से हमारे मतलब डोनेशंस आते हैं, और हम उन पे मतलब फिर जैसे कलेक्शन हो जाता है तो फिर हम उनकी सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे हमारा एक स्टूडेंट था, वो छोटी सी बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी, वो शी पास्ड अवे। मुझे आज भी उसकी याद आती है। आई जस्ट मतलब अंदर से मुझे कुछ हो जाता है उसको शक्ल देख के उसकी। तो उसको बहुत बुखार हुआ, अचानक से उसके पेरेंट्स ने क्या इग्नोर किया। फिर एक दिन मुझे बोला कि मैम वो उसकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो हमने शारदा हॉस्पिटल में दिखाया उसको, लेकिन उसका फीवर इतना ज़्यादा हो गया था कि शी पास्ड अवे, नहीं बच पाई। तो फिर वो कैलकाटा के थे, तो अब उनके पेरेंट्स को था कि हम इसको, उसकी डेड बॉडी को हम यहाँ नहीं कर सकते, वो लेके जाना, रिचुअल्स कैलकाटा में मतलब उनको बरीड करना था वो। तो फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कराई यहाँ से कैलकाटा तक का। तो वो हमारी ही टीम ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसमें, और हमने एक एम्बुलेंस। तो इसके लिए तो काफी ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। आप बता रहे हैं ऑपरेशंस वगैरह कराना, भले ही गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हॉस्पिटल्स में इन सब के लिए, बट फिर भी are you not open for the fund if anyone wants to donate?
तो उसके लिए कोई प्रोविजन है अगर कोई करना चाहता है, या जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो इस एपिसोड को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और लोग मदद करने के लिए सामने आते हैं, तो फिर कैसे वो डोनेट कर सकते हैं? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अपना अकाउंट है जिसमें हम डोनेशन डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी उसी के माध्यम से करते हैं। तो अगर कोई चैरिटी करना चाहता है और इस समाज कार्य में, पुण्य कार्य में अपना सहयोग देना चाहता है तो डेफिनेटली दे सकता है। इवन बच्चों के लिए किसी को स्टेशनरी देना है या बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हम सर्दियों में स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को एकदम पैक करके भेजते हैं, है ना, लेकिन जब वो छोटे बच्चे होते हैं, वो दरी पे बैठे हुए हैं, दरी पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बारिश में क्लासरूम में मेरे यहाँ पानी भर जाता था, मतलब हम लोग पानी निकालते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई हमें डेफिनेटली अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो ये कर सकते हैं आप। मैम, फंड की हमने बात की, लोग फंड दे सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन रहती है? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में ये भी एक नैरेटिव और माइंडसेट, और काफी सारे एनजीओ ऐसे हैं जो मनी मेकिंग के लिए काम करते हैं। हाउ डू यू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी कि अगर वो फंड्स आपके पास आ रहे हैं वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो भी फंड्स आते हैं वो हम जो हमारे ग्रुप के जो डोनर्स हैं वो अपनी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमारे ग्रुप में डायरेक्ट दे देते हैं, क्योंकि हम बाहर से भी कई फंड लेते नहीं है। तो हमारे वॉलंटियर्स का फंड है तो वो वॉलंटियर ग्रुप में आ जाता है, और ये तो वो तो आपस के ग्रुप का हो गया। हाँ। इन केस अगर बाहर से कोई आपको फंड दे रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन? उसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, आप ट्रस्ट के अकाउंट में डेफिनेटली देंगे और उसके बाद जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस शेयर कर दिए जाएंगे कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अगर अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, कितना खर्च हुआ, कितना हो, तो उसकी बैलेंस शीट वगैरह बनती है। सीए है हमारा जो ये सारी चीजें मेंटेन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी किसी को भी देखना है तो वो देख सकता है तरीके से। आप इतना कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, आपको नहीं लगता कि कभी आप थोड़ा और एम्पावर हो जाएं? आपने कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? क्योंकि जब आप डिसीजन मेकिंग पावर में होंगे तो शायद आप लोगों के लिए और ज्यादा सहायता कर सकते हैं, आपके पास फंड्स होंगे, आपके पास एक पावर होगी। सो डोंट यू थिंक यू शुड गो फॉर पॉलिटिक्स आल्सो? देखिए, पॉलिटिक्स का तो सच अभी कुछ सोचा नहीं कि हाँ पॉलिटिक्स में जाएंगे, बिकॉज आप देख रहे हो कि पैरेलली बहुत सारी जगहों पे मैंने अपने आप को ऑक्यूपाई कर इन्वॉल्व किया रखा हुआ है। है। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि, और पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है हाँ जहाँ आपको ना बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, आपको बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। मैं कंट्रोवर्शियल हूँ, लेकिन जो आजकल की पॉलिटिक्स आप देखिए न्यूज़ में हर जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही खराब होते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको थोड़ा सा तो अपने लोगों को बोलने के लिए झूठ बोलना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब शायद मैं ना कर पाऊँ, और मुझे अगर पॉलिटिक्स अगर सही और सच्ची है तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल कभी फ्यूचर में नहीं, बिल्कुल। आज की अगर आप बात करें तो आज तो युवा भी पॉलिटिक्स में काफी आ रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन जो इंसान देश के लिए, देश के लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है, आप राघव चड्ढा जी को ले लीजिए। जी, जी। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लोगों के लिए हैं, वो लोगों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो मिडिल क्लास के मुद्दे हैं, तो नो मैटर वो किस पार्टी से आते हैं, नो मैटर वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फलेस लोग जो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, या अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि पॉलिटिशियंस हैज टू बी वेल एजुकेटेड, राइट, उसके लिए भी एग्जाम होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर आप डिप्लोमेट हो या फिर आप अगर एक पोजीशन पे हो तो आपको एग्जाम पास करना होगा, तभी आप फैसले ले पाएंगे देश के लिए। एक देश में आईएएस और पीसीएस बनने के लिए उसको इतने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, देश को चलाने के लिए एग्जाम चला रहा है वो बिना एग्जाम्स के और सिर्फ बिल्कुल जनता के सहयोग से बन रहे हैं। ठीक है, जनता का सहयोग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके अंदर वो काम करने का जील है, खुद का विजन भी, तो तभी विजन, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मिस्टर राजेंद्र हैं जो डॉक्टर कलाम के साथ में उन्होंने काम किया है, जो विकसित भारत 2047 की जो रिपोर्ट उन्होंने ही पहले शायद 2020 के आसपास उन्होंने प्रेजेंट की थी पीएमओ को। तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली है कि उन्होंने ज्यादातर पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिशियंस से पूछा कि आपका 5 इयर्स का या 10 इयर्स का विजन क्या है, तो ज्यादातर पॉलिटिशियन को बता ही नहीं पाए कि उनका विजन क्या है। तो हमारा देश बस बिना विजन के चल रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी के पास नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है किसी के पास, और ये एक्चुअली प्लानिंग होनी चाहिए। और जो भी राजनीति पार्टियों के एजेंडे होते हैं बिफोर द इलेक्शंस, आई थिंक उसमें से मुझे 10% 20% भी अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल 5 साल पूरे होने के बाद फिर बोलते हैं कि 5 साल का मौका और दीजिए, वो जो पुराने वाले थे उन्हें कवर करने हैं। तो वो कभी चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आपको अगर अगर आप मतलब अपनी पूरी पावर के साथ उन विजन्स पे काम करो। सबसे बड़ा मुझे जो मुद्दा लगता है ना, बेसिक जो मैं हमेशा एजुकेशन को के लिए मैं एडवोकेट करती रहती हूँ अपने आप को। वो आज आपने 5 साल में जो बच्चा है ना, वो 5 साल में, अगले साल में 10 साल का हो जाएगा ना, तो उसका जो नींव है जो वहां से खराब हो गई, वो फिर वो कवर नहीं हो पाएगी। अब आप इलेक्शंस कमीशन वाला जो अभी SIR वगैरह का चल रहा था, मतलब मैंने एक इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा था, उनके मुख्य जो अधिकारी हैं उनको, आपने BSA की ड्यूटी सारे टीचर्स को दे रखी है स्कूल के, और वो पिछले 6 महीने से हर जगह जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं। वो 6 महीने से बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई, अब उनके एग्जाम भी आ गए, वो क्या एग्जाम दे के आएंगे और वो क्या पढ़ के आएंगे? बिल्कुल, आप उसके लिए थर्ड पार्टी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी हो थर्ड सकती पार्टी है। एजेंसी ले सकते हैं ना, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और टीचर्स भी एक्चुअली परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग एज एन प्रोफेशन, एज एन पैशन ज्वाइन किया, तो वो अब वो सोसाइटी गांव गली मोहल्ले जाकर के जो है SIR के डॉक्यूमेंटेशन ढूंढ रहे हैं, फोन लेकर के इसका अपडेट उसका अपडेट। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो ना, उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। काफी सारी न्यूज आई थी कि SIR के टाइम पे काफी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, सुसाइड भी किया था, सुसाइड भी कर लिया। हो सकता है वो आंकड़े कुछ गलत हो सही हो, बट हुआ है। लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से परेशान हुए, तो इसका इम्पैक्ट तो पर्सनल लाइफ पे है ही, क्योंकि प्रेशर होता है एक। और बात ये भी है कि जो काम है SIR का वो सेंसिटिव है, बिल्कुल, वहां पे आप गलती की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर एक गलती हुई तो फिर उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होंगे देश के लिए, देश के खिलाफ इनफैक्ट। बिल्कुल, तो और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे SIR का है, आपकी इलेक्शंस में ड्यूटी लग गई वो अलग बात है, लेकिन आप SIR का प्रोसेस करा रहे हो, इट्स अ ह्यूज टास्क। और वो ईयर पूरा बच्चों का आपने बर्बाद कर दिया। बच्चे जो हैं वो क्लास में बैठे हैं, पढ़ाने वाला कोई है नहीं, वो एक मॉनिटर उनके सर पे बच्चों पे बैठा दिया कि बड़ी क्लास से क्लास 5 से एक मॉनिटर बैठा हुआ जो क्लास पूरी मैनेज कर रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में जरूर आए, क्योंकि सेल्फलेस लोगों की जरूरत है देश को। देश आगे तभी बढ़ेगा जब लोग एम्पावर होंगे, और जो आप काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो बड़े लेवल पर तभी हो पाएगा जब आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, डिसीजन मेकिंग आपके पास हो, पावर आपके पास हो। नो डाउट पॉलिटिक्स आपको पावर देती है, अगर वो सही तरीके से यूज की जाए, लोगों के लिए यूज की जाए, तो उसका बेनिफिट देश को ही मिलेगा। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो मिशन है विकसित भारत 2047, किसी पार्टी से इसका मतलब नहीं है, लेकिन मिशन देश का है, तो वो जरूर सक्सेस हो और हम 2047 तक एक विकसित भारत बन के उभरें। आपके बारे में सुना है, आप एनिमल लवर भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी आपने काफी काम किए हैं। हमने न्यूज में देखा था कि कई बार कुछ ऐसे हादसे होते हैं, यू टॉक अबाउट डॉग्स, आप गायों की बात करो तो वहां पर भी आप इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं, जहां से आप आते हैं, वहां तो हम आए दिन सुनते हैं डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और फाइट केसेस, पुलिस का आना जाना वो चलता रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो भी एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो लॉज बने हुए हैं, नियम हैं, अगर हम सोसाइटी के RWAs उनको फॉलो करें, और इन डॉग्स के जो जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें, अगर एक फीमेल ने बच्चे दे दिए हैं और एक जो फीमेल डॉग है वो शायद साल में 2 बार बच्चे देती है, प्रेग्नेंट होती है, और एक बार में 6 बच्चे ऐसे देते हैं, तो जो उनका पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो RWA का उसमें, क्योंकि ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे गाय है, डॉग्स हैं, सारे कम्युनिटी एनिमल्स में आते हैं। आप उनको सोसाइटीज के अंदर फीड कराओगे तो डेफिनेटली वो डॉग्स बाहर आएंगे। तो जहां पर आपका फीडिंग पॉइंट है, आप वहाँ फीडिंग पॉइंट, रूल्स तो बहुत सारे हैं, गाइडलाइंस भी हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, फीडिंग पॉइंट्स
लेकिन फिर भी आप जब भी रेज करोगे कि यहाँ पे आपने क्यों किया, या तो हमने कई बार न्यूज में देखा है कि फाइट हो जाती है या फिर एक बहुत ऊंचे लेवल तक, बहुत ऊपर तक वो मुद्दा चला जाता है, तो लोग बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको गलत समझते हैं। नहीं, वही चीजें समझ की बात है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो एनिमल लवर्स हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वली सभी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर एक कोई डॉग एग्रेसिव है और वो बच्चों को काट रहा है या उनके पीछे दौड़ रहा है, तो आइडियली उसको एक ऐसे सेंटर्स में रखा जाए जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये सेंटर्स भी बने हुए हैं, नोएडा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बहुत जगह पर है। तो वो वहाँ पर, हालांकि मैं एनिमल लवर हूँ, बट मैं इसमें एक्टिवली इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं उनके उनके जैसे वैक्सीनेशन से रिलेटेड आ गया, या फिर कभी कोई गांव का रेस्क्यू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई गाय अभी सर्दियों में बहुत बेहोश पड़ी थी, बारिश के टाइम पे उन्हें ग्रीन बेल्ट में कुछ इंसेक्ट खा लिए उन्होंने, तो जहर फैल गया। ठीक है, गायों के पेट से मैंने 6-6 किलो जो है पॉलिथिन्स निकाली है, जो लोग, हम सेवा करने के नाम पर हम गाय को रोटी देते कुछ हैं भी और डाल देते हैं। खाना, गीला खाना पन्नी में लपेट के, अब उसके वो तो उसके कैनाइन टूथ्स नहीं है ना कि तोड़ ले, या हाथ नहीं है कि फाड़ ले, उन पर पन्नी समेत खा गई। वो सारी चीजें देखिए, वो एनिमल लवर का जो वो आप बोल रहे हो, एनिमल लवर हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने पूरे देश से प्रेम करती हूँ। ये मेरे बिल्कुल। देश के ही सब लोग हैं, अलग नहीं है मुझसे, मेरे दुश्मन नहीं है। तो मुझे सबके साथ उतना ही प्रेम है, और जानवरों के साथ भी डेफिनेटली प्रेम है, और बहुत मतलब उनको भी केयर की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हम भी समाज सेवा की बात कर रहे हैं, ये एक सिविक सेंस या सोशल सेंस लोगों के अंदर नहीं है। मैंने कई बार देखा है, हम किसी भी जानवर को खाना खिलाते हैं तो सिर्फ खाना खिलाना ही काफी नहीं है, सही तरीके से खिलाना काफी है। यस, पॉलिथीन, ये सब केसेस बहुत सारे होते हैं, लोग खाना फेंक देते हैं या कहीं भी खिला देते हैं। एट द एंड एनिमल तो एनिमल ही है, उसको तो नहीं पता, तो वो तो फीड करेंगे, और एट द एंड उसको बीमारी भी होगी अगर पॉलिथीन जाएगी बॉडी में। बिल्कुल। तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपको खाना खिलाना है तो आप कुछ भी मत खिलाइए, खिलाना भी है तो आप पॉलिथीन को अलग रखो, आप उसको फेंक दो। बिल्कुल, खाने का कोई फीडिंग पॉइंट बनाइए, उसमें अपना रोटी और अब जो भी है न्यूज़पेपर में रैप कर लीजिए, उसमें डालिए। आप किसी चीज में ले भी जा रहे हैं तो उसके खाने वाले बाउल में डाल दीजिए बाहर, जो भी फीडिंग पॉइंट हो, पर ऐसे नहीं कि पन्नी के साथ खिला दिया। मतलब दुख होता है देख करके। इनह्यूमन है ये हाँ, तो, बहुत, मतलब मैंने तो देखा है ना, मतलब वो जो सिचुएशन होती है ना, जिस समय उसकी सर्जरी हो रही है और वो मतलब उसके पेट में से इतना कचरा निकल रहा है जो हमने कूड़े में डाला था। 6 किलो पन्नी कोई गाय खा जाए, आप सोचिए जरा, उसका पेट फूल के एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह हो गया बिल्कुल। एंड शी डेड, और वी सस्पेक्टेड दैट किसी ने पॉइजन दिया है इसे, तो वो पॉइजन ना हो करके, बट वो एक पॉइजन की तरह ही है। पॉइजन ही है। तो स्लो पॉइजन कह हम सकते ऐसे गौ माता कहते हैं कि गौ माता हमारे लिए, लेकिन हम इनडायरेक्टली तो पॉलिथीन के लाके उन्हें जहर ही दे रहे हैं, जहर ही दे रहे हैं, बिल्कुल। जहर ही दे रहे हैं ना, और कूड़ा में से खा रही है निकाल के, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये चीजें हमें ही करनी पड़ेगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी, और हमारा ये बिहेवियर ही समाज को ठीक बनाएगा। हाँ, ये सेल्फ डिसिप्लिन है कि हम कुछ खाने के लिए दे रहे हैं गाय को, तो एटलीस्ट पन्नी हटा के, और पन्नी को डस्टबिन में कर दे, साइड में अपने पास रख लीजिए अगर आपके पास डस्टबिन नहीं है कुछ भी। बट यहाँ तो लोग चलती गाड़ी से कूड़ा फेंक देते हैं, और पन्नी उड़ रही है, सड़क पे उड़ रही है, मतलब आपका सिविक सेंस तो कहाँ चला जाता है। ऐसे हम बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में रह रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का अपना एटीट्यूड है ना, स्वैग है, हम तो पढ़े लिखे हैं। हम तो गलत हो ही नहीं सकते, फ्री कंट्री। हाँ, हमने तो ज्यादा पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनकी एज के लोग हैं, या जो लोग गाँव से हैं, वो लोग बहुत इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आज अगर इतनी गंदगी नहीं होती तो गाजीपुर की तरीके से नोएडा में भी जो है कूड़े का पहाड़ बन रहा है। कौन, ये इतना कूड़ा कहाँ से आ रहा है? आप रीयूजेबिलिटी पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप इतनी पन्नियों की भरमार लगा रखी है आपने, कूड़े में फेंक रहे हो, प्लास्टिक्स का इतना यूज हो रहा है, क्यों उसको स्टॉप नहीं किया जा रहा है? अभी हमने रिसेंटली काफी बार देखा है कि कई बार गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले जहाँ पे पॉलिथीन को बैन किया जाए। आप पॉलिथीन बैन करते हो, लेकिन आप पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी को बैन नहीं करते। कैसे बैन होगा? नहीं, बैन ही नहीं हो सकता वो। आप ये देखिए ना, आपने जब प्रोडक्शन ही आपका चल रहा है तो वो तो ऐसे नहीं बिकेगा, तो ब्लैक में बिकेगा। आप सब्जी वाले का चालान कर रहे हो तो भाई तू पन्नी बेच रहा है, तेरा तो चालान होगा। लेकिन आप ये सोचो ना कि जो जहां से आ रहा है आप उसका चालान करो ना। बिल्कुल। आप कई चीजें ऐसे, हम सारी हाई राइज सोसाइटी में, दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, सबके घर में आरओ लगा हुआ है। एक गिलास निकालने के लिए आप 4 गिलास पानी वेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल।
ये आपका ग्राउंड और वाटर जो है वो जिस तरीके से खत्म कर रहे हो, हमारी जनरेशन को पीने का पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट मैंने अपने घर में जो है मैं वाटर स्टोर करती हूँ और उनसे मैं धुलाई और पेड़ों में पानी डालने का काम करवाती हूँ। मैंने कंटेनर अपने आरओ के साथ अटैच कर रखा है, तो जब भी वो पानी भरता है तो वो कंटेनर में जाता है और जब भी मेरी सफाई वाली आती है उससे पानी पोछे के लिए और झाड़ू के लिए लेती है। तो ये डिसिप्लिन तो हमारे अंदर खुद है ना कि हम कैसे करेंगे काम। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम की भी प्रॉब्लम है। हम स्कूल्स में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सब्जेक्ट्स, साइंस क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, बट हम सिविक सेंस, सोशल सेंस नहीं पढ़ाते बच्चों को। बिल्कुल। हम ये क्यों नहीं बताते कि पानी कितना यूजफुल है हमारे लिए, या कंट्रोल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। शायद करिकुलम में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कहीं कुछ है ही नहीं ऐसा करिकुलम में। तो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे लोग बच्चों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। सिविक सेंस की बात करें आप, कितना ट्रैफिक रूल्स में आप चालान कटवा लीजिए, दिल्ली में जाते ही लोगों की सीट बेल्ट लग जाती है और नोएडा में आके ही उतर जाती है। बिल्कुल। जैसे लगता है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दिल्ली में ही होंगी। नोएडा में तो सबको अमृतत्व प्राप्त है। तो ये सिविक सेंस है। मैं तो बता यहाँ रही पे हूँ बेल्ट वो इसलिए लगाते हैं कि वो चालान न कटे, ना कि अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। तो ये चालान जो होना है ना, ये चालान मैंडेटरी हो जाना चाहिए। आपके घर से अगर पानी की वेस्टेज हो रही है, आपके घर में पानी का मीटर होना चाहिए और अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हो तो उसका चालान होना चाहिए। आपको उसको एक्स्ट्रा इन फॉर्म ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसा कहीं किसी भी चीज में जा रहा तो आपका चालान ही है वो। बिल्कुल। आप पानी वेस्ट मत करिए। आप राजस्थान और ऐसी जगहों पे जाइए जहां पर जो महिलाएं हैं इतनी दूर दूर से पानी लेके आती हैं और अपने घर के लिए पानी इकट्ठा करती हैं। एक बाल्टी पानी के लिए नहाया हुआ कितना पानी भी वो स्टोर करते हैं और उसको रीयूज करके छान के फिर वो, मतलब आप पढ़िए कभी कि वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है और वहां पर किस तरीके से समस्याएं हैं। तो अभी भी कई ऐसी कंट्रीज है जो बिना पानी के रह रही हैं। तो हमारी कंट्री उस कगार पे ना आ जाए ना। आप प्लांट्स काट रहे हो, रोड्स बना रहे हो, सर्विस रोड बन रही है, अरे पेड़ काट डाले आपने पूरे। पूरा मतलब जो ग्रीनरी थी वो खत्म कर दी डेवलपमेंट के नाम पे। मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या सरकार को पहले नहीं पता था या अथॉरिटी को पहले नहीं पता था कि कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे आएंगी या कितनी फैमिलीज आएंगी? आपने वो प्लानिंग पहले से क्यों नहीं की? दूसरी चीज, अप्रूवल जब प्रोजेक्ट का मिलता है, कोई भी बिल्डर आता है उनको अप्रूवल मिल जाता है। आप पहले ये देखो कि सपोज 5,000, 10,000 या 1 लाख फ्लैट्स हैं, अगर वो खाली पड़े हैं तो आप नई सोसाइटी को, नए बिल्डर को आप अप्रूवल कैसे दे सकते हो? वो यूज ही नहीं हो रहा। तो आप अगेन वही कंक्रीट का एक शहर बना रहे हो, ग्रीनरी खत्म हो रही है। तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे हमने विजन की बात की, हमारे लीडर्स के पास विजन ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल कि आगे जब इतनी पब्लिक आएगी तो पहले से आपको सर्विस लेन बनानी है, पहले से आपको अंडरपास बनाना है, जो काम बाद में होता है। जो काम बाद में होता है और उसके बाद आम जनता को सफर करना पड़ रहा होता है। पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बीमार हो रहे हैं, जाम में लोग फंस रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने डाइवर्जन कर दिया, जिस जगह आप जल्दी जा सकते हो वहाँ 6 महीने से कंस्ट्रक्शन ही चले जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर फिर डिमांड करनी पड़ती है। जैसे हम अपनी समिति के माध्यम से कई बार हमने अंडरपास है, ओवरब्रिज है, इन सब चीजों की डिमांड करी है जिसपे काम हो भी रहा है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले सोसाइटी में बेसिक अमेनिटीज देनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी, आप ये बताइए, यहाँ कम से कम 5 लाख लोग रहते होंगे एक्सटेंशन में। हॉस्पिटल के नाम पर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कौन सी सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या वो 5 स्टार्स? आपने एक सीएचसी दे रखा है, कम्युनिटी हेल्थ वाला जो है, और सीएचसी में आपके पास उस तरीके के उपकरण है नहीं। भाई हमने तो एफआरयू यूनिट की भी बात करी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट बना दीजिए। कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है तो इस सीएचसी को ही बना दीजिए आप। कम से कम उनके पास अच्छी मशीन्स तो पहुंचेंगी। डॉक्टर्स तो एक मतलब एजुकेटेड डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। अभी क्या ये सीएचसी है, ऐसे फीमेल्स का डिलीवरी हुआ या कुछ हुआ तो वो ऐसे बेसिक्स जाते हैं वहां पे। लेकिन आप अगर आप फर्स्ट रेफरल यूनिट बना देते हैं तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। वो तक तो बना ही नहीं गया। आप बताइए, आप तो क्या देश का विकास करो? देश के विकास की तो बात ही आप छोड़ दो। आप जब शहर में इतने लोग रह रहे हैं, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इतने बढ़ावे दे रखे हैं। कहीं भी होता जी इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ, जो गरीब इंसान है या कोई मिडिल इंसान क्लास का भी व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा? वो तो सरकारी हो, वहां एम्स के में कह रहा है वो तो मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मैम कैसे करूं? इसीलिए हमारे सिस्टम में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस विजन के साथ में काम कर पाए। तो कमियां तो बहुत सारी हैं। अच्छी बात यह है कि इस बारे में बात हो रही है। एक समय वो था जब इस बारे में बात नहीं होती थी, लोग एडजस्ट करना सीख लेते थे। ऐसे ही होता है, अंडरपास बनेगा तो ऐसे ही होगा, पॉल्यूशन तो होगा ही। बट आप देखो कि लाइफ कितनी इंपैक्ट होती है। लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ कितना स्पीड से होता है। पहले मानसून का भी हमने सुना था कि होली के आसपास तो इतना AQI आ जाता है कि आप सांस ही नहीं ले पाते हो।
और सबके मास्क निकल आते हैं सबको। मतलब आज की डेट में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, 3 साल के बच्चे के का लंग पूरी तरीके से डैमेज था, जैसे इतनी ज्यादा स्मोक थी कि पैसिव स्मोकिंग उसने कर लिया, पैसिव पॉल्यूशन स्मोकिंग कर ली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो हम पॉल्यूशन पे बात नहीं करते, हम प्लांटेशन पे बात नहीं करते, हम जो गंदी चीजों से में और गंदगी बढ़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है समाज, ऐसे नहीं चलता है। आपको एक अच्छे समाज का आप अपना अगर स्वप्न देख रहे हो ना, तो आप उस समाज उस पे कार्य करना पड़ेगा। आप हर परिवार से, मैं तो ये कहती हूँ, हर परिवार से एक व्यक्ति अगर इस भावना से निकले कि जो मेरा एनवायरनमेंट है ना, अगर मुझे अच्छा करना है और ये मैं एक डिसिप्लिन में रोज ये कार्य करूंगा, तो हम कुछ हद तक अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि ये बिहेवियरल चीज है जो बहुत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन हाँ मतलब सोचना तो पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं, लेकिन हम अपने फ्यूचर के लिए तो सोच ही सकते हैं ना। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए पानी नहीं होगा, उनके लिए हवा नहीं होगी, कहाँ जाएंगे? मार्स में जाएंगे? मतलब कहाँ जाएंगे? मतलब जस्ट जोकिंग, बट कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचिए, आज नहीं, से ये 5 बहुत साल 10 साल बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल, हम अभी से भी वरीड होते हैं। कभी कभी लगता है कि दिल्ली या एनसीआर में लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है, लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। अगेन ये भी तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आप जितना आप देखते हो कि पहाड़ों पे इस समय क्या हो रहा है, डिलिटीज के बारे में बोला जाता है। लैंडस्लाइडिंग हाँ, हो रही क्योंकि है वहां पे पर। आपने इंक्रोचमेंट इतना किया हुआ है, आपने जो रिवर फ्लो पे ही आपने होटल्स बना दिए, क्योंकि कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कहीं भी आप लैंड खरीदते हो, आप प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, आपने कई बार मुद्दे उठाए भी हैं, लोगों की रजिस्ट्री नहीं होती या प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। एक मिडिल क्लास इंसान पूरी लाइफ में पैसा इकट्ठा करता है, एक फ्लैट लेता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही जमीन 10 लोगों को बार बार बिक जाती है? राइट। क्या सिस्टम को नहीं पता? क्या अथॉरिटी को नहीं पता कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये सारी चीजें तो है ही। मतलब आप अथॉरिटी या प्रशासन या जो भी चीजें हैं, सबको पता होता है कि एक ही फ्लैट को आपने 4 बार बेच के जो है उससे पैसे वसूली करी है, लेकिन अंत में ना परेशान वही इंसान हो रहा होता है जिसका पैसा उसमें जिसका लगा है। पैसा डूबा होता है, और वो पूरी जिंदगी अपना जो है समय निकाल देता है अपना घर की आस में कि मुझे ये घर मिलेगा। ये समस्या तो मतलब नोएडा में तो सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है, स्पेशली एक्सटेंशन में, और सबसे ज्यादा प्रभावित भी जो आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन का रेजिडेंट है, जो आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ रहा है कि आज मेरे पास हवा पानी तो है ही नहीं, बिजली का तो आपको पता ही है प्राइवेटाइज है। दूसरी तीसरी चीज है कि ना आपके पास अच्छे स्कूल्स हैं, आपको जाना है प्राइवेट स्कूल्स में, आपको पास हॉस्पिटल नहीं है, तो आप बेसिक अमेनिटीज है नहीं। किसी भी इंसान की लाइफ में रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, यही चीजें होती हैं। अगर वही सारी चीजें पूरी ना हो, और आप देखिए सिस्टम की रजिस्ट्री भी हो रही है। आप न्यूज में हम डेली पढ़ते हैं कि आज यहाँ बुलडोजर चला, या कल एक बिल्डर आता है, वो प्लॉटिंग करते हैं, लोग प्लॉट खरीदते हैं। एक एंड यूजर को इतना नहीं पता होता। अगर वो सिस्टम में जाएंगे भी चेक करने के लिए कि लैंड ठीक है या नहीं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं होती। आपने रजिस्ट्री कैसे कर दी? क्या वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप स्टैम्प फीस लेते हो ना? बिल्कुल। तो आपने रजिस्ट्री कर दी, फिर वो लीगल कैसे हुआ? बिल्कुल। और केस के नाम पे क्या होता है, लोगों से ये अपील की जाती है कि आप लैंड ना खरीदें, लेकिन आपने आज तक जिन्होंने प्रॉपर्टी काटी, जिन्होंने वो कॉलोनी बनाई, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? आप जेल में भेजिए, आप 5 लोगों को जेल में भेज के एग्जाम्पल सेट कीजिए, देखिए जो जितना भी इस तरीके का गलत काम हो रहा है वो बिल्कुल बंद होगा। लेकिन वो नहीं रुकता। एंड में पैसा बुलडोजर चलाने के बाद वो तो पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है बट नहीं करते। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर सिस्टम है नहीं, और आई होप कि सिस्टम बने। लोग इस बारे में कम से कम बात कर रहे हैं, जितने लोग जो आवाज उठाएंगे, जैसे आप काफी मुद्दों पे आवाज उठाती हैं, तो कभी ना कभी तो सरकार की कान में ये बात पहुंचेगी, और स्ट्रांगली पहुंचेगी। से तो आवाज उठा ही रहे हैं, हम देखिए कितना कान में पहुंचेगी और सरकार कितना एक्टिव हो सकती है। पर हाँ, जैसे हम लोगों ने इनिशियली घर जब लिया यहाँ पर, तो रेरा का भी गठन हुआ, ठीक है, तो उसमें भी मैं मेंबर बनी इनिशियली रेरा में, जहाँ पर हमने अपने बायर्स के मुद्दे उठाए, और हमारी टीम्स में कई लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजे खटखटाए। लेकिन रेरा भी एक तरीके से जो है बिल्कुल फेल्ड सिस्टम बना, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी कि एटलीस्ट जो ये डिस्प्यूट्स के मामले थे, जो कंसिलेशंस में जा सकते थे बिल्डर और बायर के बीच में, वो कहीं पर आकर के सुधर सकते थे, पर वो नहीं सुधर पाए। आई थिंक रेरा के बारे में कहा जाता है कि वो भी बिल्डर के लिए ही काम करते हैं।
हाँ बिल्डर लॉबी है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रेरा का सिस्टम जो है इसमें सारे रिटायर्ड आईएएस और हैं उसमें, बट जो कार्य करने की प्रणाली है और जिस तरीके से केसेस की पेंडेंसीज होती जा रही है, तो वो हेल्पफुल तो है ही नहीं, बिल्कुल अब भी मैं नहीं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी खुद की बात करूंगा। अब वृंदावन में एक प्रॉपर्टी हमने बहुत साल पहले ली थी, और वो बिल्डर बीच में छोड़ के चला गया, केस हमारा रेरा में गया। तो रेरा लखनऊ में डेट होती थी। अब बहुत फ्रीक्वेंट डेट्स हैं, बार बार तारीख है, आपको जाना पड़ेगा। बिल्डर नहीं आ रहा है, आप उन पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हो। मेरे साथ खुद हुआ कि बिल्डर ने 3 बार, हम लोग यहाँ से गए, टिकट्स खर्च करके ट्रेन की टिकट बुक कराई, समय दिया अपना, वहां पे बिल्डर नहीं पहुंचा और आपने डेट आगे बढ़ा दी बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन। बिल्डर का एडवोकेट या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो तो टाइम पास कर रहे हैं और आपको नहीं पता। तो एट द एंड आप हेल्प कहाँ कर रहे हो लोगों की। प्लस रेरा में एक प्रोविजन ऐसा हुआ करता था कि आपने ऑर्डर तो कर दिया कि रिफंड मिलेगा, लेकिन रिफंड की एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी रेरा की नहीं है। तो आपने ऑर्डर कर दिया है, वो लेटर डीएम के पास है, लेकिन वो डीएम के पास ऑर्डर जाने के बाद भी 1-1.5 साल लगा उस पैसे को वापस लेने के लिए, एक्शन लेने में। तो ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? बिल्कुल फेलियर ही है सिस्टम में। रेरा ने अगर ऑर्डर दिया है तो रेरा भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने की ताकत नहीं मिली, वो डीएम ऑफिस के पास है। राइट। तो ये प्रोसेस ही ये तो है, मतलब जो पूरी आपकी जिंदगी जो है सिर्फ प्रोसेस समझने में लग जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इनफैक्ट, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और शायद मुझे नहीं पता कितना चेंज आ पाएगा, बट कम से कम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे तो कभी ना कभी तो चीजें सुधरेंगी। क्योंकि जहां हम 10 साल पहले थे वहां आज नहीं है, उससे थोड़ा बेटर हुए हैं, थोड़ा स्लो है, लेकिन यस जग रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल बाद और थोड़ा बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूं कि लोग सिविक सेंस, सोशल सेंस अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बहुत जरूरी है कि अपने लिए तो सब जी रहे, लेकिन अब लोगों के लिए थोड़ा सा भी जी कर देखें। उनके लिए सिर्फ पैसा डोनेट करना है काफी नहीं है, इनफैक्ट पेशेंस लेवल नहीं है लोगों में। हम देखते हैं अक्सर गाड़ी खड़ी हुई, रेड लाइट है, और रेड लाइट के बाद अगर ग्रीन हुआ तो इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड्स टू ड्राइव, आप गाड़ी को मूवमेंट में लाना, तो पीछे से हॉर्न बजना शुरू होता है। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे आप नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हो, तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, समझदारी नहीं है। तो ये समझना होगा कि लाइफ सिर्फ रेस नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए है, इसी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए भी, मोरली भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने सिर्फ घर के लिए अच्छा कर रहे हो, अगर आपका समाज ही बाहर अच्छा नहीं हुआ तो आप निकलने से पहले भी तो 4 बार सोचोगे ना। हाँ, ये भी तुम्हारा घर ही है, ये भी तुम्हारा घर है ना। तो आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील? वैसे तो मैंने, मुझे लगता है बहुत कुछ बोल दिया है आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन यस मैं व्यूअर्स से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी जरूर समझें। सिर्फ ये देश भी हमारा परिवार है, और यहाँ का हर एक नागरिक और यहाँ के हर नागरिक के जो डिप्राइव्ड क्लास है बेसिकली, वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ का पेड़, यहाँ के जो भी चीजें वो हमारी है, हमें उनको सेफ्टी से रखना है, उनका ध्यान रखना है, और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। तो शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आप अपने घर का कोई जो भी आपका सर्वेंट हो या आपके हाउस हेल्प के लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हो आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आप छोटा मोटा उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी एनजीओ में जाएं और वहां से स्टार्ट। या फिर मैं बोलूंगा कि आप बहुत बड़ा आपको प्रोसेस सिस्टम की जरूरत नहीं है, आप रश्मि जी के एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे एनजीओ आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि वहाँ शेयर की कोई डिपेंडेंसी है। आप ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि जो आप कर रहे हैं देश के लिए और देश के लोगों के लिए थोड़ा और बड़े लेवल पर हो पाए, और लोगों को मदद पहुंचे, लोगों के जीवन बेहतर हो। जी मेरा तो मतलब मेरा एक ड्रीम भी था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मंच पे हूँ तो मुझे लगा बोल देती हूँ। बिल्कुल। तो एक मेरा ये ड्रीम है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन होती है, हमारे अगर आप सरकारी स्कूल में आप चले जाइए तो एजुकेशन के वो फैसिलिटीज नहीं है। क्या हम रेजिडेंट्स या हम जहाँ के भी जो एरिया के लोग हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उन स्कूल्स को हम हाई एंड स्कूल्स बना दें, ठीक है, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पानी पीने का अच्छा हो, वहाँ पे एजुकेशन टेक्निकल क्लासेस चल रही हो, और जो गवर्नमेंट का फंड है वो है, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उस स्कूल को इतना अच्छा बना दें कि आज हमारे
हमारे साथ के मिडिल क्लास के लोग हैं या इनफैक्ट हाई क्लास के लोग भी हैं, वहाँ का बच्चा भी वहाँ पढ़ने जाए और वो एक इक्वालिटी वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाए और सारे बच्चे एक जगह पढ़े। और जहाँ पर ये ना हो कि ये अमीर का बच्चा, ये गरीब का बच्चा, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है। तो ये एक मतलब संभाव मेरे मन में ड्रीम है, लेकिन हाँ उसके अंदर बहुत मुझे लगता है बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें लगेंगी। हाँ, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो वो ड्रीम जरूर पूरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कितना भी बड़ा हो, अगर मास आपके साथ में जुड़ता है, हाँ। और अगर बहुत सारे लोग छोटा छोटा डोनेशन भी करते हैं, और सिर्फ पैसे का डोनेशन नहीं, थोड़ा सा फील्ड पे भी काम करें। हाँ। हफ्ते में 1-2 घंटे निकाल सकते हैं, वीकेंड पे निकाल सकते हैं। हम लोग टीवी देखते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो काफी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। आई होप कि ये विचार बहुत अच्छा है, और मैं पर्सनली खान सर का बहुत फैन हूँ, जो हमेशा इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन में बिलीव करते हैं। जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाया है, फ्री पढ़ाया है। मूवी भी बनी उनके लाइफ के ऊपर, राइट। जो ऋतिक रोशन सुपर 30 आई गेस, सुपर 30, राइट, सुपर 30 इसी एजुकेशन सिस्टम पे ही है। तो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट बेसिक्स आपका एजुकेशन, हेल्थ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। वहां पर गरीब और अमीर कुछ नहीं है। राइट। और ये सब हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी हेल्प से ना हम बहुत अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं और रोल मॉडल बना सकते हैं। एटलीस्ट अपनी सिटी को तो रोल मॉडल बना ही सकते हैं कि हाँ, यहाँ नोएडा के एक्सटेंशन के लोगों ने मिलकर या गौतम बुद्ध के लोगों के ये एक रोल मॉडल बनाया है, बाकी लोग उससे इंस्पिरेशन ले और आगे भी अपने शहर में इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। तो वो जो भेद है ना, वो डिफरेंस खत्म हो जाए। समान शिक्षा, समान एजुकेशन, और चाहे आप इलाज भी कराने जाए तो ये ना हो कि अमीर का है तो इसका बेड महंगा है, ये गरीब है तो उसके जो एक्चुअली होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे ये सब चीजें बहुत मतलब अंदर से बहुत प्रभावित करती है। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ वैसे, तो मैं जब ये सब चीजें देखती हूँ तो मेरा दुख होता है अंदर से। तो इसीलिए मतलब ये मेरी जॉब भी है, ये मैं कहीं ना कहीं इस जॉब का कुछ पार्ट भी मैं अपना कंट्रीब्यूट करती हूँ। सैलरी का कुछ पार्ट जो मेरा पार्ट है, वो मुझे पैशन भी मेरा वही है। तो मेरा पैशन जिंदा रखने के लिए मुझे मतलब जॉब करती हूँ, सो दैट मैं जहाँ पे मेरे को किसी से मांगना ना पड़े। ठीक है, कोई कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन मैं ये वेट ना करूँ कि कल को कोई मतलब मेरे पास डोनेशन आएगा तो मैं जाके अपना काम करूँ। नहीं, ये मेरा मिशन है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने लेवल पे कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। तो इसीलिए मैं अपनी जॉब क्विट नहीं करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और द छागे गुरु शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है, जो बातें हमने आज की हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि लोग सुने समझें, और कम से कम अपने घर से ही शुरू करें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करके शुरू करें, तब जाके शायद हम एक बड़े लेवल पर कुछ नेशन बिल्डिंग की हम बात कर पाएं। राइट। ये बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि छागे गुरु का अगर ये शो जितने भी व्यूअर्स देखें, वो इससे अगर इंस्पायर हो पाए और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पे रहकर कुछ भी कर सकें अच्छा, तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर शो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।